प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। आज वर्ग 12 के छात्रों के लिए बायोलॉजी का एक पॉइंट लेकर आया, महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है ना। मादा जनन तंत्र में निषेचन कैसे होता है उसके बारे में, बच्चा पैदा कैसे होता है उसके बारे में। आज के बाद नहीं पूछोगे कि बच्चा कैसे पैदा होता है, गर्भाशय में बच्चा का निर्माण कैसे हो जाता है, कैसे बच्चा बन जाता है, उसके बारे में जानेंगे आज। ठीक है ना। उससे पहले मैं उन महिलाओं को कहना चाहते हैं, कोरोना काल में जो मार्केट में बिंदास होकर के साड़ी के पल्लू से सिर्फ चेहरा ढक कर घूमते हैं, उन्हें कहना चाहते हैं कृपया साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ना ढकें, मास्क का उपयोग करें। ये खतरनाक वायरस है। आपके प्यारे ससुर जी नहीं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का उपयोग कीजिए, हौसला। ठीक है ना। आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तो शुरुआत किए हैं। ठीक है ना। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ठीक है ना। चलते हैं, आते हैं। आज का जो हम लोग का मुख्य पॉइंट है वो ये है बाबू, ठीक है ना, कि मादा में यानी कि नर और मादा कैसे बच्चा पैदा कर देता है जी, कैसे एक मनुष्य जीव का निर्माण कर देता है, कैसे बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बारे में आज हम लोग फुल डिस्कस करेंगे, विस्तार पूर्वक एकदम खुल करके। ठीक है ना। बायोलॉजी खुलकर पढ़ना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, एक एक पॉइंट को बारीकी से देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चित्र देख रहे हैं ये मादा जनन तंत्र, ठीक है ना, मादा जनन अंग का चित्र है ये। ठीक है ना। तो मादा में ही ना बच्चा का निर्माण होता है, तो मादा के ही जनन अंग का निर्माण करेंगे, चित्र को पारेंगे। ठीक है। पहले इस मादा जनन अंग के सभी अंगों के बारे में जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नीचे से। ये क्या हो गया, योनि हो गया। ये क्या हो गया, योनि। मादा के ये जनन अंग में ये योनि हो गया, जहाँ क्या होता है ना निषेचन, यानी जिस समय रिलेशनशिप संबंध बनता, संभोग होता है नर और मादा में, उस समय स्पर्म को यानी शुक्राणुवीर को इसी योनि में छोड़ा जाता है। इसी जगह पे सीसन से नर के सीसन इसी जगह पे स्पर्म को छोड़ देता है। ठीक है ना। ये योनि हो गया। योनि के ठीक ऊपर संगड़ा भाग, यहाँ पे ये आपका ग्रीवा हो गया। क्लियर है। इसे सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है। ग्रीवा के ऊपर गर्भाशय गुहा, ये पूरा गर्भाशय गुहा हो गया। इसी के अंदर शिशु का निर्माण होता है, वो बताएंगे। ये गर्भाशय का अंत अस्तर दीवार हो गया। ये क्या हो गया, ये रेड कलर का जो ये देख रहे हैं दोनों तरफ, ये अंडाशय हो गया। अंडाशय जोड़ा में होता है। एक अंडाशय देखो यहाँ है बाबू, और एक अंडाशय देखो यहाँ है बाबू। क्लियर। दो अंडाशय, अंडाशय जोड़ा के रूप में होता है, और अंडाशय के अंदर ही अंडाणु पाए जाते हैं। ये जो ब्लैक कलर में बनाए हैं यहाँ पे बोलू, ये क्या है, अंडाणु, अंड जिसको बोलते हो। अंडाशय के अंदर ही अंडाणु का निर्माण होता है। पहले वाले वीडियो में बता दिए अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, आप सर्च करके देखिए मेरे चैनल पर। ठीक है। ये अंडाणु हो गया। आगे देखिए, इसको बोलते हैं क्या, ठीक है ना, सॉरी ये यहाँ पे ये गलत हो गया था, इसको यहाँ हो जाएगा। ये क्या है, ये हो गया आपका झालर। इसको क्या बोलते हैं, फैम्प्रीन या झालर बोलते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये जो नली देख रहे हैं इतना लंबा, ये नली जो देख रहे हैं लंबा, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी, और इसको भी कह सकते हैं कि जोड़ा के रूप में होता है। यहाँ से लेकर यहाँ एक अंडवाहिनी, और यहाँ से लेकर के यहाँ एक अंडवाहिनी, तो जोड़ा हुआ ना। अंडाशय भी जोड़ा के रूप में बाबू, और अंडवाहिनी भी जोड़ा के रूप में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये अंडाशय हो गया, और यहाँ पे देखिए अंडाणु, यहाँ से अंडाणु निकल करके यहाँ पर जाकर के रुका हुआ। ठीक है ना। इस जगह पे जिसको एम्पुला बोलते हैं। ठीक है ना। एम्पुलना, एम्पुला जंक्शन, ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं। यहाँ जा करके रुका हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ से अंडाशय से अंडाणु निकल करके और इसी जगह पे जा करके रुकता है, फ्लोपियन नलिका के अंतिम सिरा के लगभग पास में। यहाँ नहीं जाएगा। यहाँ से अंडाणु निकलने के बाद प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, यानी प्रत्येक माहवारी के बाद, प्रत्येक महीना में एक अंडाणु अंडाशय से निकल करके और यहाँ जा करके रोपित हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ जा करके रोपित हो जाते, यहाँ से आगे भी नहीं जाएगा जब तक इसको लेवे यानी कि विदा करावे नहीं आवेगा, यानी जब तक शुक्राणु इसको में जा करके नहीं मिलेगा, यहाँ से घसकेगी नहीं। ठीक है। इतना तो समझ गए। थोड़ा इधर देख लेते हैं पॉइंट। योनि 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये योनि जो है वो 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है।
गर्भाशय 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और गर्भाशय मोटी कितना होती है तो 3 सेंटीमीटर, और गर्भाशय चौड़ा कितना होता है, खोखला शंकुकार 5 सेंटीमीटर चौड़ा होते हैं। जो चौड़ाई जो इसका है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, खोखला शंकुकार, या कह सकते हैं नाशपाती के उल्टा उलट दो तो ऊपर चौड़ा और नीचे पतला होता है, ऐसे ना रहता नाशपाती जी। हाँ, तो गर्भाशय जो होता है जो नाशपाती के आकार के होता है। आगे अंडवाहिनी, अंडवाहिनी किसको बोलती है, ये वाला अंडवाहिनी हुआ, ये वाला भाग अंडवाहिनी हुआ जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, सब लिख दिए। अंडाशय का आकार चपटा बादाम के जैसा होती है, जो देख रहे हैं इसको अंडाशय बोलते हैं, जिसका आकार चपटा बादाम के जैसा होता है। क्लियर है। अंडाशय 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 सेंटीमीटर के लगभग क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर के लगभग चौड़ा होता है और 1 सेंटीमीटर के लगभग क्या होता है, मोटा होता है। देखिए 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर के लगभग क्या होता है, मोटा होता है। नर युग्मक किसको बोलते हैं बाबू, तो नर युग्मक बोलते हैं शुक्राणु को, और मादा युग्मक किसको बोलते हैं बाबू, तो मादा युग्मक बोलते हैं अंडाणु को। क्लियर है विद्यार्थी। ठीक है, आगे युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, युग्मक किसको बोलते हैं, तो नर युग्मक शुक्राणु जो यहाँ जाता है, और मादा युग्मक अंडाणु जो अंडाशय से निर्माण होता है। तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या तो 23, मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या तो 23, और नर युग्मक मादा युग्मक दोनों जब आपस में मिलता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, युग्मनज। तो 23 नर युग्मक और 23 मादा युग्मक, कितना हुआ, 46 हुआ ना जी। 23 नर युग्मक और 23 मादा युग्मक दोनों आपस में मिला तो युग्मनज बनाया। तो युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, 40 होगा। 23 और 23 कितना हुआ, 46 हुआ ना युग्मनज। और युग्मनज क्या बनता है, यानी युग्मनज यहाँ पर निर्माण हुआ तो भ्रूण बनाता है, और भ्रूण विकसित होकर के डेवलप होकर के क्या बनाता है, तो शिशु बनाता है। क्लियर है, शिशु बनाता है। चलिए आगे, नर सेक्स गुणसूत्र, यानी कि नर में सेक्स गुणसूत्र क्या होता है, तो एक्स वाई होता है, एक्स वाई होता है, सेक्स क्रोमोसोम इसको हम लोग बोल सकते हैं। यही तो लड़का लड़की निर्धारित करता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लड़का कैसे होता है, लड़की कैसे होता है। क्लियर है। तो नर सेक्स गुणसूत्र एक्स और वाई, और मादा सेक्स गुणसूत्र या मादा सेक्स क्रोम एक्स एक्स। महिलाओं के पास तो बेचारी सिर्फ एक्स ही होता है, लेकिन हमारे समाज में उसी को दोष दिया जाता है। क्लियर करेंगे वो सब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मादा सेक्स गुणसूत्र एक्स। हम लोग यहाँ पे जो क्लास आज कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि बच्चा का निर्माण कैसे होता है, कैसे गर्भाशय में शिशु बन जाता है। आज तक इस दुविधा में कि कैसे बन जाता है, आज के बाद इस सवाल खत्म। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये मादा की योनि है, ठीक है ना, ये मादा की योनि है, महिलाओं की एक योनि भाग है। इसी योनि वाले पार्ट्स में क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन यानी संभोग की क्रिया होते हैं, रिलेशनशिप की क्रिया होते हैं इसी वाले पार्ट में। ठीक है ना, इसी वाले पार्ट में क्या है कि पुरुष क्या है कि शिशन से स्पर्म को वीर को छोड़ते हैं। इसलिए पुरुष शिशन के द्वारा स्पर्म को कहाँ छोड़ा जाता है, तो मादा की योनि में छोड़ा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना, मादा की इस योनि में छोड़ा जाता है। अब यहाँ पर स्पर्म को छोड़ दिया गया, ठीक है ना, यहाँ पे स्पर्म को छोड़ दिया गया, ठीक है ना, यहाँ पे स्पर्म को छोड़ दिया गया। एक स्पर्म नहीं, ठीक है ना, लाखों करोड़ों में स्पर्म, 10 से 20 लाख, 10 से 20 करोड़ स्पर्म इस योनि में छोड़ा जाता है। कितना, तो 10 से 20, ठीक है ना, 20 करोड़ के लगभग, 10 से 20 करोड़ स्पर्म, 10 से 20 लाख स्पर्म कहाँ छोड़ा जाता है, तो यहाँ माता की योनि में छोड़ा जाता है। अब सवाल उठ रहा है कि सर इतना सा तो छोड़ा जाता है स्पर्म, तो सब तो बच्चा इतना स्पर्म की क्यों जरूरत। अरे बकलोल, क्या होता है ना, 10 से 20 करोड़ शुक्राणु में क्या होता है, कुछ कमजोर है। गाँव में नहीं देखते हैं कितना लोग होते हैं कमजोर, सुखर होता है, कुपोषण के शिकार होता है, दुबला पतला होता है, शरीर में ताकत नहीं तो मर जाता है, और कुछ होता है। उसी प्रकार तो स्पर्म भी होता है, 70% स्पर्म वैसा ही होता है, 60% 70% स्पर्म जो होता है ना एकदम कमजोर होता है, और वो यहीं पे लॉस कर जाता है। कुछ है कि इस रास्ता में मादा की योनि के रास्ता जो होता है बहुत टेढ़ा संकड़ा होता है, ठीक है ना, संकड़ा रास्ता होता है, जाते जाते इसी भूल भुलैया में फंस जाता है। लो 80% तक स्पर्म में खत्म हो गया, कहानी खत्म। 20% स्पर्म में जो धीरे धीरे ऊपरे पहुंचा, कितना जाते जाते बेचारा थक गया है, कहाँ जाए ला है, औरों में आओ खत्म हो गया। कितना यहाँ पहुंचा भी ऊपरे, 10% के लगभग अगर यहाँ पहुंचा, ठीक है ना, 10% यहाँ लगभग पहुंचा, ये क्या है, तो स्पर्म है। कितना इधर चले गया, अंडाणु इधर है, अरे घुस गया ईगलिया में,
ठीक है ना, ये पट्टी वाला गलिया में घुस गया तो सोचो का बर्बाद ना होगा जी। मिले लहरा से चल गए उधर, जाने कोई नहीं है, क्लियर हो गया। कितना सोझे जाके टकरा गया, ठीक है ना, इसको फंड से बोलते हैं। सोझे जाके टकरा दिया, वो भी लॉस कर गया, खत्म हो गया, तो वो होता है बर्बाद हो जाता है। और जो स्पर्म इधर एंट्री मारता है वही जा करके इस अंडाणु से मिलता है, ठीक है ना, इसी अंडाणु से जाकर के मिलता है। और जैसे इस अंडाणु से जाकर के मिलता है यहाँ पे क्या हो जाता है, निषेचन। उसी के तो हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अंडाणु नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। सेट कर लीजिए माइंड में, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और वो निषेचन कहाँ होता है याद रखिएगा, अंडवाहिनी में। ये अंडवाहिनी है ना, अंडवाहिनी जिसको फ्लोपियन ट्यूब इंग्लिश में बोलते हैं। पूछेगा कि निषेचन कहाँ होता है, मादा के किस पार्ट के किस अंग में होता है, तो मादा जनन अंग के अंडवाहिनी में होता है। देखिए ये अंडवाहिनी है, इसी अंडवाहिनी में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलता है, तब निषेचन होता है, ठीक है ना। यहाँ अंडाणु यहाँ था तो शुक्राणु इधर जाएगा तो बर्बाद ना हो जाएगा जी, यहाँ जाएगा तबे ना मिलेगा। यहाँ पहले से बेचारी वेट कर रही है स्टेशन पर, ठीक है ना, कब आवे कब आवे कब आवे, नहीं किसी का इंतजार करते कहीं पे, ठीक है ना, कहीं तो कब आएगा मिलता है तो खुशी होता है। तो वैसे दोनों मिल गया था, निषेचन हो गया। और वो मिला कहाँ, तो अंडवाहिनी में। हाँ इधर भी मिल सकता है, अगर यहाँ से अंडाणु निकल करके यहाँ रहता तो यहाँ पर मिलता, लेकिन इधर से निकला तो यहाँ कहीं से भी निकल सकती है। जरूरी नहीं कि जब भी निकलेगा तो इसी अंडाशय से निकलेगा, नहीं, इस अंडाशय से भी निकल सकता है, कहीं से भी अंडाणु निकले बस। लेकिन हर मंथ मतलब हर एक मेंस्ट्रुएशन सर्किल के बाद एक अंडाणु बाहर निकलता है, दो नहीं। जुड़वा कैसे होता है, 3 बच्चा कैसे होता है, सब बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सिर्फ आज जाने कि बच्चा का निर्माण कैसे होता है। तो हुआ ना, यहाँ से शुक्राणु गया और इस अंडाणु में जाकर के मिला, निषेचन हो गया। जैसे निषेचन हुआ, अब यहाँ निषेचन, इस शुक्राणु जो है ना, ये शुक्राणु जो देख रहे हैं, ये जो शुक्राणु है, इसके ऊपर यहाँ पर एक तरल द्रव पाया जाता है, एंजाइम, जिसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। वो एक द्रव एंजाइम स्रावित करते हैं। एक्रोसोम के कारण ही इस अंडाणु में ये प्रवेश करता है, क्योंकि अंडाणु के बाहरी दीवार हार्ड होता है, ठीक है ना। अंडा खाए, अंडा के बाहरी दीवार होता है ना हार्ड, वो इसी अंडाणु के बाहरी दीवार थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है ना। और उसको में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु के पास क्या है ना, एक एकदम विस्फोट होता है, परमाणु बम होता है, कह सकते हैं ना, परमाणु बम। एक बार मार दिया, उड़ा दिया, तो यहाँ पर परमाणु बम के जैसा ही कार्य करता है एक्रोसोम। जैसी इस स्पर्म है इस अंडाणु के पास पहुंचता है, ये एक्रोसोम तोड़ करके अंदर प्रवेश कर जाता है एकदम बिंदास, ठीक है ना। अब अंदर जब प्रवेश कर गया, उसके बाद इसका जो बाहरी दीवार है जो पहले से भी ज्यादा कठोर हो जाता है, ठीक है ना, इसका परिधि बढ़ जाता है। अब जिसके कारण बाकी कोई शुक्राणु एक अंदर अब नहीं घुसेगा। नहीं देखते हैं गेट पर या ट्रेन पर मोटा आदमी तो गेट अगर छेद लिया आगे घुस करके तो पीछे वाला का एंट्री खत्म, नो एंट्री। तो वैसे यहाँ भी है, शुक्राणु तो यहाँ पर पहुँचता है बहुत सा, यहाँ भी बहुत सा पहुँच जाता है चारों ओर से, लेकिन एंट्री मारता है एक ही गोरा में, ठीक है ना। और बाद दूसरा के अलाव नहीं, नो एंट्री के गेट लग गया है, पोस्टर सट गया, क्या इसको कोई एंट्री नहीं कर सकता, एक ही को प्रवेश करेगा। उसका कारण यही है कि जैसे ही एगो प्रवेश कर जाता है, अंडाणु की बाहरी दीवार पहले से भी कठोर हो जाता है और उसका परिधि बढ़ जाता है, जिसके कारण दूसरा शुक्राणु नहीं प्रवेश करता, सब शुक्राणु लॉस करेगा। देख लिए, जैसे यहाँ दोनों मिल गया तो कहता है मिलने के बाद शादी हो जाता है, चलो यार घर चलो। तो वही बात है, जैसे दोनों यहाँ मिल गया, निषेचन हो गया। अब यहाँ से मिल जाने के बाद यानी इसके अंदर शुक्राणु प्रवेश कर गया, देखिए इसके अंदर प्रवेश कर गया, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिला, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिला तो क्या बनाया, युग्मनज बनाया। अब ये युग्मनज कहाँ आवेगा, तो गर्भाशय, गर्भाशय की गुहा है ना, इस गर्भाशय की गुहा यानी इस पर आकर के क्या हो जाएगा, रोपित हो जाएगा, यहाँ आकर के रोपित हो जाएगा, गर्भाशय में आकर के रोपित हो जाएगा। और 9 मंथ तक ये यहीं पे रहेगा, 9 मंथ तक ही कहाँ रहेगा, तो यहीं तक पर रहेगा, गर्भाशय पर ही रहेगा। इसको सारे पोषक न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए सब इसको यहीं पर मिलेगा। 9 मंथ तक की विकास डेवलप जो करेगा यही करेगा, अंग का निर्माण, दिल का निर्माण, धड़कन का निर्माण, जो भी होता है शरीर का निर्माण सब ये गर्भाशय के अंदर यानी कि यहीं पर होगा 9 मंथ तक। लेकिन याद रखिएगा ये क्या कहलाएगा, जैसी युग्मनज बना, युग्मनज क्या कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा। यानी यहाँ पर तो युग्मनज बना, जैसी गर्भाशय की दीवार पर आएगा, यहाँ से यहाँ तक अभी युग्मनज कहलाएगा, लेकिन जैसी गर्भाशय की दीवार पर आकर के रोपित हो गया अभी क्या कहलाएगा, तो भ्रूण कहलाएगा।
9 महीना तक भ्रूण कहलाएगा, जब तक कि गर्भाशय के अंदर है। भले ही उसका शरीर का विकास हो गया हो, भले ही उसका अंग का विकास हो गया हो, ठीक है ना, लेकिन वो क्या कहलाएगा, जब तक वो गर्भाशय में है तब तक वो क्या कहलाएगा, तो भ्रूण कहलाएगा। शिशु नहीं कहलाएगा, बच्चा नहीं कहलाएगा। बच्चा या शिशु कब कहलाएगा, जब वो 9 मंथ के बाद प्रसव समय यानी डिलीवरी के समय इसी रास्ते से गर्भाशय यही ग्रीवा और योनि के रास्ते बाहर निकलता है। इसी के रास्ते स्पर्म भी अंदर प्रवेश करता है और इसी के रास्ते क्या है ना कि बच्चा यानी कि भ्रूण भी शिशु प्रसव के समय बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलेगा प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद, वो क्या कहलाएगा, वो तब कहलाएगा शिशु। तब क्या कहलाएगा, शिशु कहलाएगा। उससे पहले वो शिशु नहीं, यानी जब तक इस घर में यानी गर्भाशय के गुहा में गर्भाशय में है तब तक वो क्या कहलाएगा, तो भ्रूण कहलाएगा। बाहर निकला तो शिशु कहलाएगा। क्लियर है। आगे यहाँ पे स्पर्म जो गया उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो उसको में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। और युग्मज में कितना हो गया, यानी दोनों मिल गया तो 46 हो गया। भ्रूण में भी पूछेगा तो 46 ना होगा जी, क्योंकि युग्मज से भ्रूण बना और भ्रूण से डेवलप होकर के शिशु बना छोटा बच्चा, उसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो 46 होगी। वो डेवलप होकर के मनुष्य बनेगा तो उसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। किसी किसी में 47 हो जाता है, किसी किसी में 45 हो जाता है, वो अलग बात तो बताएंगे क्यों होता है जी, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा अगर गुणसूत्र बढ़ गया तो लड़कवा के हथवा जानते हैं, बकलोल पूरा बड़ा बड़ा हो जाएगा, एकदम बेढब लगेगा, ठीक है ना। तो एक आध गो में होता है, उसका कारण है वो बताएंगे, ठीक है ना, वो बाद में। आगे यहाँ पर जो स्पर्म होता है, इस स्पर्म का लाइफ कितना दिन होता है, जीवन काल क्या होता है, तो शुक्राणु का जीवन काल 24 से 48 घंटा, यानी 24 से 48 घंटा तक कि शुक्राणु इस मादा की योनि में मादा के अंदर जीवित रहता है। उसके बाद वो लॉस हो जाता है, अगर नहीं मिला तो बेकार हो गया, खत्म हो गया। उसी प्रकार अंडाणु का भी जीवन काल होता है 48 से 72 घंटे, यानी यहाँ से जो अंडाणु निकल करके यहाँ पर गया इसका जीवन काल कितना होता है, तो 48 से 72 घंटा इसका जीवन काल होता है। कितना होता है, तो 48 से 72 घंटा तक जीवित रहता है। उतना समय तक अगर उसमें स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, बच्चा का निर्माण हो गया, वो महिला माँ बन गई, ठीक है ना, वो महिला माँ बन जाएगी, उसके गर्भाशय में बच्चा का निर्माण हो जाएगा, वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। अगर 72 घंटा तक शुक्राणु से जाकर के नहीं मिला तो अंडाणु क्या की लॉस कर जाएगा, ठीक है। आगे इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उतार लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एकदम क्लियर। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।